नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पीएम मोदी ने आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दिया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों बाद घाव भर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर ध्वजारोहण उत्सव का ये क्षण अद्वितीय और अलौकिक है। ये धर्म ध्वज केवल एक ध्वज नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। पीएम मोदी ने कहा कि मैकाले ने जो सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे अंदर एक विकार आ गया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। तमिलनाडु के एक उत्तरी हिस्सा में एक गांव में हजारों वर्ष पहले के एक शिलालेख में बताया गया है कि उस समय कैसे लोग सरकार चुनते थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराए जाने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इस दिन के लिए कितने राम भक्तों ने अपने प्राण अर्पण किए। मंदिर बनने में भी समय लगता है। ये धर्म ध्वज है, इसका भगवा रंग है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। कोविदार वृक्ष दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय है। धर्म ध्वज को शिखर तक पहुंचाना है। आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। सबको शांति बांटने वाला, सुफल देने वाला भारतवर्ष हमें खड़ा करना है। जैसा सपना देखा था कुछ लोगों ने, बिल्कुल वैसा उससे भी अधिक शुभ कर ये मंदिर बन गया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की रिवर्स माइग्रेशन की खबरें चलने पर हलचल मच गई है। इसी के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मंगलवार सुबह मुर्शिदाबाद के दौरे पर निकले ताकि जमीनी हालात का खुद जायजा ले सकें। सोमवार को राज्यपाल बोस ने उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया था, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। राज्यपाल सोमवार रात नदिया जिले के कृष्णनगर में रुके और मंगलवार सुबह रणाघाट से हजारदुआरी एक्सप्रेस लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार राज्यपाल स्थानीय लोगों से बात करेंगे, प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करेंगे और उन इलाकों का दौरा करेंगे जो संवेदनशील माने जा रहे हैं। कोलकाता में बोलते हुए राज्यपाल बोस ने कहा कि एसआईआर एक बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग पूरे देश में लागू कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आए बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के वापस लौटने की खबरों पर कई तरह की व्याख्याएं हो रही हैं। राज्यपाल बोस बोले, मैं खुद जमीन पर हालात देखकर अपनी राय बनाना चाहता हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि गायक जुबिन गर्ग की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। सीएम हिमंता ने कहा कि पहले दिन से ही यह हत्या का मामला था। आरोपियों श्याम कानू महांता, सिद्धार्थ शर्मा, अमृत प्रभा महांता और शेखर ज्योति गोस्वामी को हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम ने कहा कि हमारे दिल में जुबिन के लिए भावनाएं हैं, इसलिए हम उनकी मौत की हत्या के रूप में जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौत के तुरंत बाद ही उन्हें कुछ गड़बड़ी महसूस हुई थी। इस वजह से असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें बीएनएस की धाराएं शामिल की गईं। सीएम ने कहा कि सिंगापुर में हुई जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच तेजी से चल रही है और सरकार सच्चाई सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब के स्टेज 3 के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों और निजी संस्थानों में अब केवल 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी प्रशासनिक सचिव और विभागों के मुखिया रोजाना ऑफिस आएंगे, लेकिन उनके विभागों में कुल स्टाफ का 50% से ज्यादा ऑफिस में मौजूद नहीं होगा। बचे हुए सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति रहेगी। ये निर्णय दिल्ली की हवा में लगातार बढ़ रही प्रदूषण स्तर के ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कर्नाटक में सत्ता संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साफ कहा है कि वो तभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर कांग्रेस का हाईकमान ऐसा चाहेगा। ये बयान उस समय आया है जब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की ओर से नेतृत्व बदलाव की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा किया, जिसके बाद राजनीति अचानक गर्म हो गई। इसी के चलते डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक दिल्ली में सक्रिय हैं और हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री पद शिव कुमार को दिया जाए। सिद्धरामैया ने चिक्काबल्लापुर जिले में मीडिया से कहा कि हाईकमान ही फैसला करेगा। अगर वो चाहेंगे कि मैं जारी रहूं तो रहूंगा, और जब पार्टी का हाईकमान फैसला करेगा तब डीके शिव कुमार और मुझे दोनों को वो मानना होगा। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धरामैया पार्टी के लिए एक एसेट यानी बहुत कीमती नेता है, और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा कि सिद्धरामैया 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात है तो वो मेरे और पार्टी हाईकमान के बीच की है, हम उसे आपस में ही सुलझा लेंगे, अभी कोई समस्या नहीं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि विधायकों को दिल्ली जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो मंत्री बनने की उम्मीद में नेताओं से मिल रहे होंगे। भारत ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कारण है, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों ने रोका, परेशान किया और अपमानित किया। महिला का नाम प्रेमा थोंगडोक है। वो लंदन में फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में प्रिंसिपल रेगुलेटरी कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं। 21 नवंबर को वो शंघाई एयरपोर्ट पर पहुंची। चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा, बुरा बर्ताव किया, हंसी उड़ाई और कहा चीन का पासपोर्ट बनवाओ। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताकर मजाक भी किया। इसको भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अस्वीकार्य और अपमानजनक व्यवहार बताया। भारत ने चीन को बताया कि जब दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार से विश्वास और संवाद दोनों को नुकसान होता है। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित हायली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 वर्षों के बाद रविवार को विस्फोट हुआ। इससे 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का विशाल बादल उभरा। हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर घंटा होने के कारण राख का बादल लाल सागर पार कर अरब सागर से गुजरते हुए भारत पहुंच गया। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में इसका असर देखा गया, जहां उड़ानों पर ब्रेक लग गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अपनी 11 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइंस ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि एयर इंडिया की ये फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि हम उन एयरक्राफ्ट की सावधानी से जांच कर रहे हैं जो हाईली गुब्बी ज्वालामुखी फटने के बाद कुछ खास जगहों के ऊपर से गुजरे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का H-1B वीजा पर बयान फिर चर्चा में है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप का H-1B पर रुख बहुत संतुलित और सामान्य समझ पर आधारित है और उनकी ये छवि गलत तरीके से पेश की गई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को लाने का समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में बड़ी निवेश कर रही है और शुरुआत में तकनीकी रूप से विशेषज्ञ विदेशी कर्मचारियों की जरूरत है, तो वे इसे समझते हैं, खासकर बैटरी और हाईटेक इंडस्ट्री जैसी विशेष परियोजनाओं में। कैरोलाइन डेविड के मुताबिक ट्रंप की साफ राय है कि अंत में नौकरी अमेरिकियों को ही मिलनी चाहिए और वो विदेशी कंपनियों से कहते हैं अगर आप अमेरिका में कारोबार करेंगे तो अमेरिकी लोगों को नौकरी देनी ही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ हिस्सों को आतंकी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। सोमवार को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को ये प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस आदेश के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो और खजाना मंत्री स्कॉट बेसेंट को ये जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की कौन कौन सी शाखाओं को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता है। साथ ही ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट सूची में डालने की तैयारी भी की जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि पाकिस्तान ने बमबारी की है, जिसके कारण खोस्त प्रांत में 10 बच्चों और महिलाओं की मौत हो गई। तालिबान के अंतरिम सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर जारी एक बयान में दावा किया कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात लगभग 12 बजे खोस्त प्रांत के गरबुज जिले में एक धमाका हुआ। मुजाहिद ने दावा किया कि इस धमाके में 9 बच्चे और एक महिला मारे गए। उन्होंने मारे गए बच्चों की तस्वीरें भी जारी की हैं। उन्होंने दावा किया कि कुनार और पख्तिया में भी हवाई हमले किए गए हैं, जिसमें कम से कम 4 नागरिक घायल हुए हैं। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर अपनी सीमा के अंदर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है।
पिछले महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल समेत कई जगहों पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.